हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लॉर्ड कर्ज़न की शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल हमने हंटर कमीशन पर चर्चा की थी, तो हंटर कमीशन के सुझाव और सिफारिशों को नरूला व नायक जी ने सराहना की है और उन्होंने कुछ अपने शब्दों में इसको बयां भी किया है। वो लिखते हैं कि आयोग के जांच के फलस्वरूप भारत में महान शैक्षिक जागृति हुई और इसके मुख्य निर्णयों का 1902 तक भारत की शिक्षा नीति पर प्रभुत्व रहा। तो उन्होंने जो सुझाव और सिफारिशें हंटर आयोग ने प्रस्तुत की थी वो काफ़ी सराहनीय रहीं और हंटर कमीशन की सिफारिशों के बाद जो थे भारत में विद्यालयों की स्थापना शुरू हो गई। अगर आप यहाँ देखेंगे 1882 में 1363 सरकारी स्कूल खोले गए, सेकेंडरी स्कूल खोले गए सरकार के द्वारा, और 757 जो स्कूल्स थे वो पादरियों द्वारा खोले गए। और साथ में सरकार ने 38 कॉलेजों की स्थापना करी और पादरियों ने 17 और भारतीयों ने 18 कॉलेज की स्थापना करी। यही हम आगे देखते हैं कि 1902 में इन कॉलेज की संख्या बढ़कर 42 हो गई और सरकार द्वारा जो शिक्षा पर खर्च था वो 9,24,000 था। इसके विपरीत जो जनता द्वारा शिक्षा पर था वो 16,31,000 था। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हंटर कमीशन ने जो शिक्षा का उत्तरदायित्व था भारतीयों को देकर उन्होंने देश में राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर दिया। इसके आगे हम देखते हैं कि हंटर कमीशन ने अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम बनाकर, यानी कि उसको आधार बना करके जो भारतीय भाषाओं के अध्ययन की ओर से उन्हें विमुख कर दिया। यानी कि उनका ये नकारात्मक था कि भारतीय भाषाओं का अध्ययन ठीक नहीं है। साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि भारत की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति की उन्होंने अवहेलना करी है और प्रौद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा पर कोई विशेष बल या ध्यान नहीं दिया गया है। भारतीयों की उन्होंने इन सब चीज़ों को देखते हुए, यानी कि आयोग की इन कमियों को देखते हुए जो भारतीयों की राष्ट्रीय भावना थी उसको ठेस पहुंची और साथ ही उन्होंने देश में एक आंदोलन छेड़ा और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मांग करने लगे। इसके आगे हम देखेंगे कि जब ये आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया तो 1898 में जो ये था कि आंदोलन बहुत ही ज़्यादा अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। तो 1899 में लॉर्ड कर्ज़न जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए उस दौरान, और उन्होंने सारी जो लोगों जो वक्ता थे उनकी बातें सुनी, उस पर विचार विमर्श किया और 1901 में उन्होंने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया और जिसमें उन्होंने 152 प्रस्तावों को स्वीकृत किया। इसमें एक खास बात ये थी कि इस सम्मेलन में उन्होंने किसी भी भारतीयों को नहीं बुलाया गया था और जो भी सम्मेलन के निर्णय लिए गए थे उनको उन्होंने प्रकाशित नहीं किया था। तो अब इन्हीं सब कारणों के वजह से भारतीयों में जो था वो रोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि हमारे विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो यहाँ पर जो भारतीय थे उन्होंने एक नेगेटिव ही सोचा कर्ज़न के बारे में और साथ ही उन्होंने कर्ज़न का सहयोग भी देने से मना कर दिया, उन्होंने उसका सहयोग नहीं दिया। तो ये फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो आंदोलन था वो राष्ट्रीय आंदोलन जो था यहाँ पे गतिशील होता चला गया। 1902 में कर्ज़न ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए थॉमस रेले की अध्यक्षता में उन्होंने विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। अब इस विश्वविद्यालय आयोग में उन्होंने बहुत सारे क्या क्या होना चाहिए विश्वविद्यालय में, क्या क्या प्रावधान, क्या प्रस्ताव थे, तो वो आगे मैं उस पर चर्चा करूँगी। तो वो उन्होंने इस पे बात करी है। तो यहाँ पे जो विश्वविद्यालय अधिनियम था वो पारित हुआ 1904 में, जिसमें रेले का महत्वपूर्ण योगदान था क्योंकि उन्होंने उसकी सिफारिशों के आधार पर जो विश्वविद्यालय अधिनियम था या आयोग था उसको उन्होंने पारित कर दिया।
अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रस्ताव थे, क्या प्रावधान थे, क्या बातें कही गई हैं। तो अब हम प्रावधान की ओर चलते हैं। तो ये प्रावधान है हमारे कि विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र का विस्तार। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय के जो कार्य क्षेत्र है उनका विस्तार कर दिया गया था, और जो प्रोफेसर्स थे या लेक्चर्स थे उनकी नियुक्ति भी की जा सकती थी। तो यहाँ पे उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा। साथ ही उच्च ज्ञान को उत्थान के लिए या उसके विस्तार के लिए उन्होंने पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण की बात कही है। और यहाँ पे विद्यालयों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी उन्होंने करी है कि जो विद्यार्थी की अवस्था कैसी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने छात्रवृत्ति की भी यहाँ पर व्यवस्था की बात कही है। अगला है कि संबंध विद्यालयों को जो नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए। जो संबंध विद्यालय हैं उनका नियमित रूप से निरीक्षण हो, टाइम टू टाइम उनको देखा जाए क्या गतिविधियां उनमें हो रही हैं, क्या वो कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे निरीक्षण की बात की गई है जो संबंध विद्यालय हैं। फिर है विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली में संशोधन भी किया गया। तो यहाँ पे जो पाठ्यक्रम चलता हुआ आ रहा था या परीक्षाएं होती रही थी, तो उसमें भी एक उचित परिवर्तन और संशोधन इसमें किया गया है। आगे हम देखेंगे कि विश्वविद्यालय की व्यवस्था का पुनर्गठन भी यहाँ पे किए जाने की बात कही गई है। साथ ही जो सीनेट में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो 50 और अधिकतम 100 इसमें निश्चित कर दी गई थी। तो यहाँ पे आयोग ने जो सीनेट का आकार था उसको छोटा करने के लिए बात कही है, जिसमें जो उसके सदस्य हैं उनकी संख्या जो मिनिमम है वो 50 और जो अधिकतम है उसको 100 करने की इन्होंने बात कही है। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल रहेगा वो 5 वर्ष तक ही रहेगा, ये बात इन्होंने इसमें कही है। देन अगला है मेट्रिकुलेशन का जो स्तर है वो ऊंचा करने की बात कही है। इंटरमीडिएट की परीक्षा को ख़त्म करना और बीए जो कोर्स है वो 3 वर्ष करा गया है। तो ये प्रावधान थे। इन्हीं प्रावधानों पर उन्होंने अपने विचार विमर्श करके रखे गए कि विश्वविद्यालय में किस तरीके का कोर्स हमें देना है, कैसे आयोजित करना है। तो डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी जी वो कहते हैं कि वर्तमान समय में यही पाठ्यक्रम जो है 10+2+3 नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रचलित है। जैसा कि अभी भी आप देखते हैं कि हमारी जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की है, फिर 10th के बाद हम लोग 12th करते हैं, और 12th के बाद बीए या बीएससी या बीकॉम जो 3 साल की। तो यहाँ पे जो 10+2+3 का दिखाया गया है वो यही स्ट्रक्चर है। साथ ही इसी लॉर्ड कर्जन के शिक्षा अधिनियम से स्पष्ट होता है कि वह विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण में कठोर शिकंजे में जकड़ना चाहता था। तो यहाँ पे जो उसने कठोर नियम लागू कर दिए थे, इन प्रावधान में जो उसने, आपने देखा होगा कि उसने बांध दिया था। तो यहाँ पे उसने जो नियंत्रण था तो सारा सरकारी नियंत्रण सरकार को नियंत्रण करने के लिए कह दिया था। तो कर्जन की इस नीति का भारतीयों ने बहुत ही विरोध किया है, और आगे चल के भी हम देखेंगे कि क्या है। तो ये था हमारा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। थैंक यू।